अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। पाकिस्तान में सेहत की सहूलत जो है वो बहुत कम है। आम पाकिस्तानियों के लिए सेहत का निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान में अगर हम कोविड-19 में देखें तो हमने उसको भी जो है इमदाद के ज़रिए एड्रेस किया। आज पूरा मुल्क जो है वो डेंगू और मलेरिया की आफत के में आया हुआ है। हर तरफ अगर आप देखें, कराची जैसा कॉस्मोपॉलिटन शहर, बारिशों के बाद वहाँ पे डेंगू और मलेरिया के एक आफत आई हुई है, लेकिन ना हुकूमत स्प्रे करा रही है, ना हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, क्योंकि हुकूमत के ख़जाने में सकत नहीं है कि वो लोगों को ये हेल्थ की दे सके, सहूलत दे सकें। हमारा टैक्स निज़ाम कमज़ोर रहा है, जिसकी वजह से हमारे ख़जाने में पैसे नहीं हैं जो आम आदमी की मदद कर सकें। जिसके पास पैसे हैं वो अपनी मेडिकल फैसिलिटी ले रहा है, जिसके पास पैसे नहीं हैं वो जो है वो सफ़र कर रहा है, वो बुरे हाल में है, वो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। लेकिन ये हर तरफ जो है ना इस वक्त जो है डेंगू और मलेरिया के जो है मरीज़ फैले हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है बड़े बीमार हो रहे हैं। अब ये हुकूमत वक्त का काम है कि वो आगे बढ़े, कोई इस वक्त शॉर्ट टर्म सलूशन निकालें ताकि पूरे पाकिस्तान में लोग जो हैं इस वबा से महफूज रह सकें। और ये हुकूमत का काम है, सेहत की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। प्रोविंशियल हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। टैक्स कलेक्ट करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत को टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, अपने रेवेन्यूज़ को बेहतर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके एक्सचेकर में पैसे आ रहे हैं और आप पैसों को मिसयूज़ कर रहे हैं, आप पैसों को ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो ये भी आपकी अकाउंटेबिलिटी का एक ज़रिया होना चाहिए कि आपसे पूछा जाना चाहिए कि आप क्यों नहीं सेहत पे लोगों की खर्च कर रहे। आम आदमी पाकिस्तान का परेशान है, उसको बुनियादी सेहत की सहूलत नहीं मिल रही, बच्चों को डेंगू हो रहा है, उनके लिए ज़िंदगी बहुत तल्ख हो गई है। इस मुल्क में अगर टैक्स निज़ाम को जब तक हम वेलफेयर से ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे, अगर हम जोड़ेंगे वेलफेयर के साथ, टैक्स लेंगे, वेलफेयर करेंगे, तो मईशत भी बेहतर होगी, लोगों की ज़िंदगी भी बेहतर होगी। हमें यह ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम कैसा है, टैक्स जो है सिस्टम वो सेहत को सपोर्ट कर सकता है नहीं कर सकता। जिस तरह की आफात आई हैं, उसके बाद बीमारियां फैली हैं, उसने पूरे मुल्क को जकड़ लिया है। अब क्या हमारे पास वो रिसोर्स हैं, वो फैसिलिटीज़ हैं, उस तरह का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि लोगों को हम सेहत की सहूलत दे सकें? अब ये तो सवाल हुकूमत से बनता है और हुकूमत पे काम करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं नौमान याया साहब, जो कि लाहौर टैक्स बार के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नौमान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नुमान, ये बात हो रही है आजकल हम जो रिटर्न्स का सीज़न है, तो रिटर्न्स के हवाले से ही बात करेंगे। तो टैक्स रिटर्न्स में इस वक्त जो सूरत हाल है, आप उसको कैसे देखते हैं? आपके ख्याल में ये टाइमली आ गए, इसमें जो है कोई अब इबाम या कोई करेक्शन है या नहीं? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। सबसे पहले तो बात करूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान का तकरीबन 60-65% हिस्सा जो इस वक्त सैलाब की वजह से इस वक्त आफत ज़दा करार दे दिया गया है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। और अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें तो असल में रूल 34A है हमारा इनकम टैक्स रूल्स 2002 का। वो ये कहता है कि इन्होंने दिसंबर में 31 दिसंबर में आपने रिटर्न का अपना ड्राफ्ट दे देना है। और ये इन्होंने जो ड्राफ्ट दिया है इसमें 2-3 इश्यूज आ रहे हैं सर। सरदस्त जो आ रहे हैं रिटर्न फाइल करने के वाले से इंडिविजुअल्स की, क्योंकि ये जो साल हमारा अभी जा रहा है इंडिविजुअल्स और एओपी की रिटर्न का जा रहा है, जिसमें 30 सितंबर आखिरी तारीख है। इसमें एक तो 34A में इन्होंने टाइमली नोटिफाई नहीं किया पब्लिक डिबेट के लिए जो अपलोड करनी होती है, एक चीज। दूसरा ये है सर कि ये खास तौर पे जो बिजनेस क्लास है उसमें जो इंडिविजुअल की उसमें कैटेगरी 2 या 3 ऐसे सेक्टर रह गए हैं जहां पे आप रिफंड की एडजस्टमेंट ले सकते हैं। आपकी परचेज सेल है और आपकी कोई अगर आपने ऑप्शन पे कोई सामान खरीदा है या आपकी कोई गाड़ी खरीदी है, 3 ऐसे सेक्टर है, इनको हमने रिफंड बंद कर दिया है। 7E के हवाले से मैं बात करूंगा कि एक तो हाई कोर्ट ने में जो है ना इसमें वाइस चैलेंज कर दी गई है कि जो टैक्स कलेक्शन है प्रॉपर्टी के ऊपर
जो इसमें मेन पॉइंट है वो है प्रोविंसेस में चला गया हुआ है। जो 18th अमेंडमेंट होगी हुई है उसके बाद तमाम जितने भी टैक्सेस हैं इससे रिलेटेड वो फेडरल ने इकट्ठे नहीं करने, प्रोविंस ने इकट्ठा करने हैं। लाहौर में 15 सितंबर में डेट है, अखबारात में आ चुका है, सीबीटी का इशू चल रहा है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है रिटर्न फाइल करने में। 7E का बहुत बड़ी जो है ना लोगों के लिए एक मसला बना हुआ है और टैक्सेस बहुत ज्यादा है। किसी के पास भी 2 या 3 प्रॉपर्टी हो, रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि 7E पे बहुत मुश्किल कम लोग हैं जो टैक्स गुजार हैं। सही है। जो बिजनेसमैन है 1-2 प्रॉपर्टीज होना कोई यहाँ पे इतना इशू नहीं है, लेकिन रेट्स इतने बढ़ गए हैं। एफबीआर ने अपने तो आप ये समझ रहे हैं कि ये आप ये समझ रहे हैं कि इसकी जो भी कोर्ट डिसाइड करे उसके बाद लोग टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे? जी सर, इसमें लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे मैं भी जो पिटिशनर है उनके साथ पेश हुआ था, पिटिशनर के जो लॉयर हैं वहां पे वो कह रहे थे कि जी आप किसी किस्म का स्टे चाहिए तो हमें स्टे दे दें। हम समझते हैं कि स्टे का इशू नहीं है, हम चाह रहे हैं कि जो 7E है क्योंकि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यहाँ पे इसकी वायरस को चैलेंज किया गया है। 7E अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जब तक ये मामला हल नहीं होता उस वक्त तक आप रिटर्न्स को फाइनल ना करें और रिटर्न्स ना जाए और डेट एक्सटेंड की जाए। ठीक है। और एक और बात बताऊं, डिपार्टमेंट 2 दफा आके डेट ले गया है और अपनी जो है ना जनरल एडजर्नल जमा करा के और कोर्ट में पेश नहीं हो रहा। ये बहुत जरूरी है। चलें, अच्छा ये बताएं कि जो वेल्थ स्टेटमेंट है अगर हम उसको देखते हैं तो 116 का एक वेल्थ स्टेटमेंट है, 116A का, तो ये इंडिविजुअल आदमी के लिए एक कंबस्टन नहीं कि 2-2 फॉर्म सबमिट करें। अब इस पे बड़ी पेनल्टीज भी प्रोविजन इन्वोक हुई जब आपने 116 तो फाइल कर दिया, 116A फाइल नहीं किया, तो आप इसको कैसे देते हैं? एक स्टेटमेंट के जरिए ये काम हो सकता है, दोनों ऑफशोर एसेट भी और आपके लोकल एसेट भी? सर हो तो सकता है और इसमें होने में भी कोई कबाहत नहीं है। आपने एक जैसे रिटर्न में आपने 17 किस्म के एनेक्सर दिए हुए हैं और इसमें भी अगर आप देखें इसी सिर्फ एक फॉरेन एसेट का ऐड कर देंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। कोई कबाहत नहीं है। 116A में इंडिपेंडेंट रिटर्न देना मैं समझता हूं बहुत ज्यादती टैक्स पेयर के साथ। 116 में ही जिस तरह आपने पर्सनल एक्सपेंस की डिटेल डाली है, एसेट की डिटेल डाली है, 116 की एसेट की भी डिटेल डाल दें, मामला हल हो जाएगा। या उसी एसेट का हिस्सा वेल्थ स्टेटमेंट का हिस्सा बना दें। कोई ये भी नहीं कह सकेगा कि ये डिपार्टमेंट आपके ख्याल में भी दो फॉर्म सबमिट करना है, 2 फॉर्म सबमिट करना है लोगों के लिए, ये जरा तकलीफ दे होगा, ये कम्बस्टन होगा आपके ख्याल में भी? तरीका का ठीक नहीं है मैं समझता हूँ। ठीक है। अच्छा अब अगर हम देखें और इसका आसान हल है तो जिस रिटर्न में मैं गुजारिश कर रहा था कि जिस तरह रिटर्न्स में एनेक्सर्स हैं इसी तरह एक एनेक्सर की तरह एक उसमें ऐड कर दें कि आप अपने फॉरेन एसेट डाल दें। ठीक है। अच्छा ये इस रिटर्न में कैलकुलेशन एरर भी आ रहा है, ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव रिटर्न काफ़ी दिनों से चल रहा है, उसके बाद भी ये कैलकुलेशन आ रहा है, तो इससे भी लोगों के बड़े गलत रिटर्न फाइल हो गए हैं, मुझे ये पता चला है। जी सर ये ऐसे ही है। इसमें जो एट्रीब्यूशन में ना बहुत इशू आ रहा है। एट्रीब्यूट में कहीं जहाँ पे लास्ट ईयर के हिसाब से टैक्स कोई रिडक्शन हो गई है और अगर एट्रीब्यूट पे जाए वहां पे 7.5% आ रहा है, अगर नीचे 7% हो गया है, आपने मिनिमम फाइनल में जाके जब आपने लिखा 7% टैक्स लिखा, एट्रीब्यूट में गए रेट ऑफ टैक्स चेंज आ रहा है। बेसिक पुराने ये जो उन्होंने पराल ने अपनी एडजस्टमेंट करनी थी एट्रीब्यूट के साथ, वो उसकी कैलकुलेशन गलत हो रही है। और 2-3 दिन पहले मुझे सर हमारे एक टैक्स बार के ऑनरेबल मेंबर है, उन्होंने बताया कि जो सैलरी की रिटर्न और प्रॉपर्टी को जब ऐड करते हैं तो वो सैलरी का रेट नहीं ले रहा, नॉर्मल रेट ले रहा है। मैंने 3-4 दिन पहले चेक किया था, वो भी प्रॉब्लम आ रही है। टैक्स ज्यादा कैलकुलेट हो रहा है, टैक्स ज्यादा अदा करना पड़ रहा है सैलरी पर्सन को भी अगर रेंटल इनकम ऐड की जाए। ठीक है, ये एक बड़ा अहम बिल्कुल सही बात है, इसको ठीक करना चाहिए जब तक ये रिटर्न्स जमा नहीं। ठीक है, मुझे ये बताएं नुमान कि ये जो अभी इस वक्त रिटर्न में ये ऑप्शन मौजूद नहीं जो पिछले सालों में था कि पिछले सालों के रिफंड जो हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब वो ऑप्शन अभी तक ई रिटर्न में नहीं खुला है, तो आप कह सकते हैं ये बुनियादी टैक्स पेयर का हक नहीं है कि उसका रिफंड उसको मिला जाए या फिर उसको कंपनसेशन दी जाए? जी सर, इसमें ना गुजारिश ये है कि ये जो SRO आया था 820/2022 ये आया था 21 जून 2022 को, जिसमें कहा गया कि 7 दिन बाद अगर आपकी कोई भी एतराजात नहीं है तो इसको हम फाइनल कर देंगे। उसमें ये जो ऑनलाइन थी उसमें जो है वो रिफंड ओपन थी, उसकी एडजस्टमेंट थी। और मजेदार की बात है सर कि SRO 1612 है 1612
26/8/2022 का, जो कि इन्होंने मैनुअल रिटर्न कर दिया है। इसमें सर सीरियल नंबर 30 में लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर रिटर्न्स की एडजस्टमेंट। सही है। यहां पे भी जो अभी 28 इस रिटर्न के जून के बाद जो आके पाकिस्तान टैक्स बार, लाहौर टैक्स बार और कराची टैक्स बार के अलावा दूसरी बार्स और आईकैप्स ने भी मुख्तलिफ जो रिटर्न्स के फॉरम रिटर्न्स वगैरह या इनको डील करते हैं बिजनेस कम्युनिटी को, उन्होंने भी दिया है। और ये जो 26/8/2022 को एक ऐसा मैनुअल रिटर्न का फाइल करें, उसमें भी वो ये दे रहे हैं। ये सरासर ज्यादती है। अगर किसी बंदे ने उनका हमारी भी इस हवाले से आपकी भी मीटिंग हुई होगी और हमारी हाई ऑफिशियल से मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा जी कि लोगों ने गलत रिफंड लिए हैं। अगर रिफंड गलत लिए हैं तो आप 221 में उसकी रेक्टिफिकेशन कर दें और ले लें। अपनी गलती और अपनी एक चंद लोगों की वजह से और अपनी कैलकुलेशन ना करने से अपना सिस्टम ना बेहतर करने की का जो है पूरा इल्जाम वो टैक्स पेयर पे लगा रहे हैं, जो कि जेन्युइन टैक्स पेयर है। जो टैक्स पेयर जेन्युइन नहीं है, हम उनके वकील नहीं है। जो बंदा गोशवारा फाइल नहीं करता, नॉन फाइलर, हम उनके वकील नहीं है। लेकिन जो टैक्स गुजार है, इसका हक है कि इसको ये हक दिया जाए, रिफंड एडजस्टमेंट उसका हक है। अभी अगर ये नुमान, ये कहना तो बड़ा आसान है ना कि गलत रिफंड लिए। अगर गलत रिफंड लिए तो आप उसको लेटर के जरिए उसको भेजें कि भाई ये रिफंड आपने गलत लिए हैं और ये आपने जो है फौजरी की है। हम इसको सपोर्ट नहीं करते। डेफिनेटली ऐसा करता है हम कभी लेकिन ये एक बड़ा फ्लैशिंग स्टेटमेंट है ना कि गलत लिए रिफंड, लेकिन रिफंड लिए तो आप आइडेंटिफाई करें ना कौन सा गलत रिफंड लिया है। रिफंड इनफैक्ट जो लोग एडजस्ट कर रहे हैं लेते नहीं है, वो तो रिटर्न में पिछले सालों में डिटरमिन्ड हुआ पड़ा। जी हाँ। अगर रिफंड डिटरमिन नहीं हुआ और किसी ने फोर्जरी की है, ज्यादती की है, तो हम उस टैक्स गुजार के हम वकील नहीं है। हम उस बंदे के वकील हैं जो बंदा अपनी रिटर्न भी फाइल करता है और अपनी जिम्मेदारी अदा करता है और उसका जेन्युइन रिफंड है, तो उस साथ ये बहुत ज्यादती की जा रही है। और इन्होंने अपने ड्राफ्ट में उसको अलाउ किया है करेक्शन को, और वो क्लेम ले सकता है। लेकिन जब इन्होंने अपलोड किया उसमें वो कर दिया, बहुत ज्यादती है। टैक्स गुजार के पास आप बात अभी हो रही है, टैक्स गुजार के पास 2-3 तो इशू रह गए हैं इंडिविजुअल के लिए, खासतौर पे मैं बात कर रहा हूँ, जिसके रिफंड के एडजस्ट प्रॉपर्टी 236 के 236 सी गाड़ी खरीदने पे और मोबाइल वगैरह की जो एडजस्टमेंट हो, तो और तो कोई इन्होंने जगह छोड़ी नहीं रिफंड की। जो थोड़ी सी रह गई है, जो एडजस्टमेंट अमूमन लोग लेते हैं, वो भी बंद कर दिए, बहुत ज्यादा। ठीक, बहुत शुक्रिया। नुमान हमारे साथ मौजूद थे। नुमान याया साहब इस बार के प्रेसिडेंट थे। वो बता रहे थे कि हम उनके वकील नहीं हैं जो कोई मिस डिक्लेरेशन कर रहे हैं, कोई इन्होंने गलत रिफंड लिया है, उनके वकालत हम नहीं कर रहे। हम नॉन फाइलर की वकालत नहीं कर रहे, हम फाइलर की वकालत कर रहे हैं। उनके जो बुनियादी हुकूक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो उनके लिए जो डिडक्शन अलाउ हुई हुई है, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। किसी का गलत रिफ़ंड है तो FBR उसको नोटिस दे और लिखे कि भैया आपने गलत रिफ़ंड लिया और जो उसके अकॉर्डिंगली लॉ के मुताबिक कार्रवाई है वो करें। लेकिन ये कि जिनका जेन्युइन रिफ़ंड है उनको इस बात पे कि सब ने गलत रिफ़ंड लिया तो उनको इस बात से डिप्राइव नहीं किया जाए। और जो मैनुअल रिटर्न है उसमें वो रिफ़ंड एडजस्टमेंट लेने की गुंजाइश होगी, जो कि 1% ऑफ द टोटल फाइलर हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जहाँ पे 99% लोग रिटर्न फाइल करते हैं, वहाँ पे अभी तक उन्होंने वो जो रिफ़ंड एडजस्टमेंट है उसको खोला नहीं है और उसके लिए उनको ये फ़ौरन जो है इसको ओपन करें ताकि लोग अपना ड्यू रिफ़ंड और जेन्युइन रिफ़ंड ले सकें। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आ गए तो अपने दूसरे मेहमान से बात करें। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन नुमान याया। वो बड़े वाज़ेह अंदाज में बता रहे थे कि किस तरह जो है रिटर्न्स में अभी तक पूरी चीज़ें जो हैं नहीं हुई हैं, करेक्शन का भी मसला है और उनका 7E टैक्स पेयर पे बड़ी लायबिलिटी है, जिसकी वजह से जो है कि लोग जो हैं वो अभी टैक्स नहीं दे पा रहे और FBR को डेट जानी चाहिए। हमें ज्वाइन किया है रेहान हसन जाफ़ी साहब ने, प्रेसिडेंट है कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रेहान साहब, बात ये हो रही है, अभी आपने FBR को एक लेटर लिखा है जी रिफंड एडजस्टमेंट के हवाले से, तो वो उन्होंने मैनुअल उसमें तो रिफंड नहीं, आपने पहले बात भी की, तो ये FBR क्यों इस तरह के डिलेस कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों के रिटर्न, बहुत से रिटर्न ऐसे हैं जो फाइल हो सकते हैं लेकिन वो भी रुके हुए हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, रिटर्न फाइलिंग का जो सिलसिला है अनवर साहब, ये हर साल इसी तरह जो है ना चलता है जी। हर साल नए अमेंडमेंट्स आते हैं, हर साल चेंजेस आती हैं
और हर साल इसमें ये मसाइल पैदा होते हैं। इस दफ़ा भी ज़ाहिर है पिछले सालों की तरह कुछ मसाइल हैं। रिफंड एडजस्टमेंट आपका टैक्स पेयर का एक लीगल राइट है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में मौजूद है। अब आपने पहले पिछले सालों में जब से रिटर्न बनना शुरू हुआ है कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये रिफंड एडजस्टमेंट का कॉलम वहाँ पे मौजूद ना हो। यानी प्राल हुई, प्राल के बाद आईआरएस पे ये सब डेटा ट्रांसफर हुआ और हम जब किसी भी रिटर्न फाइल करते चले आए हैं ये चीज़ अपनी जगह मौजूद थी। इस दफ़ा ये हुआ था कि डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चला अपनी मुख्तलिफ वेरिफिकेशन मुख्तलिफ जराए से कि कुछ बोगस रिफंड जो है लोगों ने क्रिएट किए हैं, बोगस रिफंड क्लेम किए हैं, उसकी वजह से ये नॉमिनी खड़ी हुई। और अभी पिछले रिटर्न फॉर्म आने से पहले ये यानी 30 जून जब आखिरी उसमें था अपने फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला था तो ये प्रॉब्लम्स खड़े हुए और उन्होंने फिर नोटिस वगैरह इशू किए और मैं समझता हूँ उस पर भी हमने लिखा था कि वो नोटिस सारे इलीगल थे और अभी तक वो इश्यूज जो है रिजॉल्व नहीं हो सके हैं। ये इशू टेकअप बहुत जगह हो चुका। मैंने चेयरमैन FBR को भी कॉरेस्पॉन्डेंस की, मेंबर को भी कॉरेस्पॉन्डेंस की, मेंबर से भी। उसके बाद ये टेकअप जब ये अपारात में ये चीज़ हाइप क्रिएट हुई तो इसको फिर फेडरल टैक्स रिम्बर्समेंट के ऑफिस ने भी टेकअप किया और फिर मुख्तलिफ जगहों से नोटिस इशू हुए। फिर सब्सिक्वेंटली ये हुआ कि जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स थे उनको इंस्ट्रक्शंस इशू की फेडरल टैक्स रिम्बर्समेंट ने कि काइंडली ऐसा किया जाए कि ये इस तरह जो है ना रेक्टिफिकेशन आप अलाउ करेंगे रिफंड्स को बगैर वेरिफिकेशन के, तो नॉट अलाउड इन द लॉ। आप इसको प्रॉपर वेरिफिकेशन करें, प्रॉपर वेरीफाई करें प्रोसीजर के थ्रू। उसके बाद आपने जो भी इंस्टांस ने आप टैक्स पेयर का जो उसने क्लेम किया है कि आया वो ठीक है नहीं है, उसके बाद आप कोई उस पर एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है तो करें। अदरवाइज इट इज़ नॉट लीगल कि आप बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी प्रोसेस के आपके मैं रेक्टिफाई कर दूंगा और डिमांड क्रिएट कर। ठीक है। फिर जब ये जी प्लीज, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि सब्सिक्वेंटली जब रिटर्न फॉर्म आया तो हमारे सब के लिए बड़ी अलार्मिंग सी बात थी कि उसमें जो है वो रिफंड एडजस्टमेंट का कॉलम ही गायब कर दिया उन्होंने और वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि यानी रिटर्न फॉर्म के बाद फिर सब्सिक्वेंटली ये हुआ कि मैनुअल रिटर्न फॉर्म आया। पहले ये अपलोड हुआ आईआरएस पे, फिर मैनुअल रिटर्न फॉर्म आया मुख्तलिफ दूसरे एसआरओ से, उसमें वो अवेलेबल है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा FBR जो है ना वो चाहता क्या है, आया ये रिफंड एडजस्टमेंट वहाँ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, एक अभाव खड़ा हो गया दोनों तरफ से। अच्छा रेहान साहब अगर हम इसकी स्कीम को भी देखें कि इस वक्त जो लोग हैं उनके अगर पुराने रिफंड देखें तो मेरे ख्याल में 2017 के बाद 18 से CPR का इजरा होने लगा था तो रिफंड तो डेटाबेस में आपका डिडक्शन की चीज़ें आ रही थी, तो अब तो वेरिफिकेशन वाला इशू भी नहीं है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की। अगर मैं मैनुअल में गलत रिफंड क्लेम कर दूं उसको तो FBR वेरीफाई कराने में उनको बड़ा टाइम लगेगा, तो फैसिलिटेट उसको कर रहे हैं जहां पे आप वेरीफाई नहीं करा सकते हैं। जहां पे आपका सिस्टम वेरीफाई कर सकता है वहां पे आप उनके लिए कॉलम आपने लॉक किया हुआ है। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि सिस्टम एक चीज वेरीफाई कर सकता है, उनके पास डेटा मौजूद है, तो अगर उसमें कोई डिफरेंसेस हैं, अगर टैक्स पेयर ने फर्ज कीजिए 1 लाख रुपए रिफंड क्लेम किया है और आपके डेटा के यानी FBR के डेटा के हिसाब से अगर फर्ज कीजिए वो 60,000 बन रहा है या 70,000 बन रहा है जो CPR उनके पास मौजूद है, तो आप हमें यानी टैक्स पेयर को आप कन्फ्रंट कर लीजिए, टैक्स पेयर को कन्फ्रंट करके उससे मालूम कर लीजिए कि भाई आपने ये रिफंड जो है इतना ज्यादा क्यों क्लेम किया है। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो उनके पास नहीं है तो हमसे वेरिफिकेशन मांग लीजिए। ये अच्छा, आपके ख्याल में क्या आपके पास फीडबैक है कि बहुत से लोगों ने इस एडजस्टमेंट की वजह से रिटर्न भी फाइल किया अपना? जी हाँ, देखिए रिफंड क्योंकि देखिए रिफंड एडजस्टमेंट, रिफंड पुराने रिफंड जो पड़े हुए हैं, जो एडजस्टमेंट मौजूद है रिफंड यानी जो रिटर्न में पड़े हुए हैं जो सेक्शन 120 के हिसाब से डीम्ड ऑर्डर है, जो डीम्ड असेसमेंट है, वो रिफंड तो डीम्ड रिफंड हो गया ना। अब उसको रिजेक्ट करना, उसको वेरीफाई ना किए बगैर रिजेक्ट करना और उसको जो है उसको लॉक कर देना, अलाउ ना करना, मैं समझता हूँ ये आई डोंट थिंक सो कि दिस इज प्योरली लीगल एक्शन। ये सारी जो चीजें हो रही हैं मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ ये इलीगल हो रही हैं। आपने रिफंड अगर एडजस्टमेंट को यानी रिफंड अगर अलाउ नहीं करना है तो आप टैक्स पे से वेरिफिकेशन मांग लीजिए ना, जो नहीं है आपके पास। ठीक है, ये क्या बात हुई कि आपको जो है ना हम ये भी नहीं करेंगे वो भी नहीं करेंगे, जबकि आपकी जब स्कीम आई थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आया था तो ये सेल्फ असेसमेंट था। सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है
तो जो टैक्स पेयर अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है वो अपने आप को खुद असेस करेगा। ठीक है, टैक्स ऑफिसर खुद ठीक है। रेहान साहब आपकी बात आ गई। अब मुझे ये बताएं, आपने 2-3 पॉइंट और भी रेस किए उसके अंदर, एक प्रॉफिट ऑन डेट का आपने पॉइंट रेस किया है, वो आप क्या समझते हैं कि FBI ने अभी तक उसको एड्रेस किया या नहीं किया? देखिए अभी तक जो हमने पॉइंट रेस किए हैं, कुछ और पॉइंट भी आ रहे हैं वो भी हम रेस करने जाएंगे, लेकिन अभी तक जो हमने पॉइंट रेस किए हैं उसको अभी तक FBI ने कोई एड्रेस नहीं किया, ना उसका कोई उन्होंने यानी ना उन्होंने कोई रिबटल दिया है, ना उन्होंने उसको करेक्शन किया है। तो जब इस सिचुएशन में तो रिटर्न फॉर्म्स मैं समझता हूँ, आई डोंट नो, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, लीगल ओपिनियन, कि दीज फॉर्म्स आर इनफेक्चुअस टिल डेट। जिन्होंने रिटर्न फाइल कर दिए हैं, आई डोंट नो, वो कर दिए हैं तो कर दिए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक रिटर्न फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, नॉन रिस्पेक्ट, जब तक लीगल चीजें सामने यानी करेक्ट नहीं होंगी। अच्छा, तो ठीक है। आपने SMEs के रिटर्न्स भी अभी तक नहीं आए, उसके बारे में भी आपने अपने लेटर में लिखा है? जी हाँ। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये जो 30 सितंबर की डेट है ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए? आप क्या समझते हैं? देखिए, ये बात तो जाहिर है कि आज जो है 9 सितंबर पे हम खड़े में हैं, और मुझे नहीं पता कि FBR के पास डेटा के मुताबिक 3% रिटर्न आएंगे, 4% रिटर्न आएंगे, कितनी आई हैं। हालांकि इन्होंने यानी फॉर्म भी ले आए थे शुरू में, ये उन्होंने कहा था कि हम फॉर्म भी ले आए हैं, और फॉर्म लाने के बावजूद अभी तक जो है ना वो फॉर्म मैं समझता हूँ फॉर्म इनफ्रेक्चुअस है बहुत सारी जगहों पे। तो जब तक ये फॉर्म लीगल नहीं होगा, जब तक ये फॉर्म ठीक नहीं होगा, तो रिटर्न फाइल करने के लिए लोग ऑब्वियसली जो है ना वो कैसे रिटर्न फाइल करेंगे, और जब तक चीज़ें क्लैरिटी में नहीं होंगी। ठीक है तो मैं समझता हूँ रेहान साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे थोड़ा टाइम शॉर्ट है। 7E पे आप क्या कमेंट करेंगे, अगर आप जरा बताएं कि ये लोगों के लिए हार्डशिप क्रिएट कर रहा है? देखिए, 7E मुझे इसका कोई जवाब दे दे कि 7E जो लगा रहे हैं वो ऑलरेडी जो आपकी डिक्लेयर्ड वेल्थ है जिसमें, और उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन होगी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से, उस पर आपने यहाँ लोकल पे लगा दिया और फॉरेन एसेट पे लगा दिया। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो एसेट्स आपने क्रिएट किए हुए, क्या ये टैक्स मनी से आपने क्रिएट नहीं किए हुए, या इस पे आपने टैक्स पहले नहीं दिया हुआ, या आपने सेविंग से नहीं बनाए हुए? आप इसको एक ही चीज को बार बार ट्रैप करके बार बार जो है ना उसको टैक्स, एक ही चीज को टैक्स किए जाते हैं, और उन लोगों को टैक्स करते हैं जो लोग आपके टैक्स नेट में मौजूद हैं। उन लोगों को आप क्या कर रहे हैं, मुझे इसका कोई जवाब दें। जो इतना बड़ा यानी डिपार्टमेंट मौजूद है, डेटा मौजूद है, उसका क्या कर रहे हैं ये लोग अभी तक? यानी पिछले 10 सालों से मुस्तकिल चल रहा है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स, मुझे समझ में नहीं आया कि ये फाइलर नॉन फाइलर कब खत्म होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रेहान साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बात की कि जो टैक्स रिटर्न्स में जो प्रॉब्लम है रिफंड्स के हवाले से, उन्होंने कहा ये रिटर्न जो है 30 सितंबर तक फाइल नहीं हो सकते। SME की रिटर्न्स भी उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि वो अभी तक नहीं उन्होंने जो है इशू किए हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, और इसमें FBR को, हुकूमत को आगे आना चाहिए ताकि टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल हो। और 7E के बारे में कहा उन्होंने कि ये बहुत बड़ी हार्डशिप है क्योंकि लोगों ने अपनी टैक्स मनी से जो है वो एसेट परचेज़ किया। ऑल्दो ये मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में है, सिंध हाई कोर्ट में भी है, लाहौर हाई कोर्ट में भी है, चैलेंज हुआ है। अब देखते हैं कोर्ट क्या फ़ैसला करते हैं इस पर। लेकिन गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि नॉन फाइलर अब नहीं चलेंगे। FBR को अपनी रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन फाइलर को फाइलर बनाने में इस्तेमाल करनी होगी, और ये FBR का काम नहीं है। FBR एग्जीक्यूटर है, पॉलिसी मेकर्स का काम है। अगर हुकूमत चाहती है, हुकूमत सेंसियर है, जो भी मौजूदा हुकूमत हो, आने वाली हुकूमत हो, अगर आप सेंसियर हैं तो अब जो है इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप नॉन फाइलर को फाइलर ना बना सकें, और उसके साथ साथ फाइलर को आपने फैसिलिटेट भी करना है। ये जो हमारे यहाँ फाइलर को स्क्वीज़ करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इजी टारगेट है वो जो है उसको ख़त्म होना चाहिए। उनको फैसिलिटेट होना चाहिए, कंप्लाइंस स्कीम में भी फैसिलिटेट होना चाहिए, टैक्स रेट में भी फैसिलिटेट होना चाहिए, और उन पर जो नया टैक्स लगाए उसमें भी उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। हमें यहाँ अपने प्रोग्राम को क्लोज करना है। हमेशा हम ये बात करते हैं कि मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दिए, अल्लाह ने के बाद।